शुरुआत करेंगे अब 1 मिनट एक खबर की। गुरुवार को हुए 13वें ब्रिक्स समिट में जहां भारत और रूस से अफगानिस्तान के हालात और आतंकवाद पर चिंता जताई, मगर चीन इस पूरे मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचता दिखा। 1 मिनट में पूरी खबर। गुरुवार को भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर उसका मुकाबला करने की बात कही। उन्होंने बताया कि आतंकवाद के विरुद्ध काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया गया है। इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आतंकवाद पर चिंता जताते हुए कहा कि इस पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी से एक नया संकट खड़ा हो गया है। अफगानिस्तान पड़ोसी देशों के लिए खतरा न बने और न ही आतंक और ड्रग्स का स्रोत बने। लेकिन इस सम्मेलन में आतंकवाद पर चीन का रुख काफी नर्म रहा। जहां एक ओर भारत और रूस आतंकवाद को लेकर बेहद चिंतित दिखाई दिए, तो वहीं चीन ने आतंकवाद पर चिंता जताना तो दूर, उस पर 2 शब्द बोलना भी जरूरी नहीं समझा। ब्रिक्स में चीन का आतंकवाद के खतरे को नजरअंदाज करना एक बार फिर उसके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। अफगानिस्तान में बनी सरकार और उससे होने वाले आतंकी खतरों की बात करें। उसकी चर्चा के लिए रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियों के बीच गुरुवार को अहम बैठक हुई। एक मिनट में पूरी खबर। अफगानिस्तान में सरकार के गठन के बाद दुनिया भर में आतंकवाद को लेकर परेशानी बढ़ गई है। भारत की ओर से भी इस नई सरकार को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। गुरुवार को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के बीच अफगानिस्तान के हालात पर एक अहम बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में अफगानिस्तान के इस नई टेरर सरकार से भारत और मध्य एशिया को होने वाले खतरे पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से अफगानिस्तान की सीमा से हथियारों और नशे की तस्करी को लेकर गंभीर चर्चा हुई। अफगानिस्तान में आतंकियों के लिए अफीम का कारोबार कई वर्षों से हथियार खरीदने का मुख्य जरिया रहा है और अब अफगानिस्तान के अफीम का पूरा हिस्सा तालिबान के पास है। बैठक में इस बात के भी कयास लगाए गए कि तालिबान सरकार इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने का एक उदाहरण बन सकता है। तो ब्रिक्स की बैठक में रूस ने आतंकवाद और साथ ही साथ अफगानिस्तान पे हालात पर चिंता जाहिर की है, मगर चिंता जताने के साथ ही रूस ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी सीमाओं को मजबूत करने पर जोर दिया है। 1 मिनट में पूरी खबर। किर्गिस्तान की सीमा पर चल रहा ये सैन्य अभ्यास अफगानिस्तान सहित दुनिया के हर उस देश को एक संदेश है जो आतंकवाद का साथ देते हैं। किर्गिस्तान की सीमा पर रूस की सेना का ये अभ्यास आतंकवाद के खिलाफ उसकी तैयारी का एक छोटा सा सबूत है। इस तैयारी में रूस के साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान भी शामिल थे। गुरुवार को हुए ब्रिक्स सम्मेलन में रूस ने दुनिया को आतंकवाद से सतर्क रहने के लिए कहा था और इस सैन्य अभ्यास से ये साफ जाहिर है कि आतंकवाद दुनिया के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बाद आने वाले हालात को देखते हुए रूस पहले से ही अपनी तैयारी पूरी कर लेना चाहता है। तालिबान ने नई सरकार बनाने के साथ ही अपनी सरकार के शपथ ग्रहण के लिए 11 सितंबर का दिन चुना। 1 मिनट में पूरी खबर। अफगानिस्तान सरकार में शामिल हर आतंकवादी को आप कई दिनों से अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पर हम आज आपको इस टेरर सरकार के मंत्रियों की ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप जिन 3 लोगों को देख रहे हैं उसमें एक तालिबान का नया प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद है, जो अब तालिबान सरकार का प्रमुख चेहरा भी है। उसके साथ इस सरकार के वित्त मंत्री और न्याय मंत्री भी बैठे हुए हैं। ये दूसरी तस्वीर अफगानिस्तान के नए रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब की है और तीसरी तस्वीर में आप अमेरिका के मोस्ट वांटेड सिराजुद्दीन हक्कानी को देख रहे हैं। इस बीच खबर है कि अफगानिस्तान की ये सरकार शपथ ग्रहण समारोह भी करने जा रही है। शपथ ग्रहण के लिए भी इन लोगों ने जो दिन चुना है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो दिन है 11 सितंबर। 11 सितंबर की ये तारीख सुपर पावर अमेरिका को एक चुनौती है या फिर दुनिया को दिया जा रहा एक संदेश है, ये तो आने वाला समय ही बता सकता है।
11 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मंत्री स्तर की द्विपक्षीय वार्ता होगी। 1 मिनट में पूरी खबर। 11 सितंबर को पहली बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 स्तर की वार्ता होगी। इस पहली वार्ता की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वार्ता में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन शनिवार को भारत पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देशों की बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बात होगी। खबर यह भी है कि बैठक में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता को ध्यान में रखते हुए भारत प्रशांत क्षेत्र में समग्र सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। पिछले साल 4 जून को दोनों देशों के मंत्रियों के बीच हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीति को साझेदारी में बदलने को लेकर चर्चा हुई थी। और अपने 2 दिवसीय जम्मू के दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। 1 मिनट में पूरी खबर। गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी 2 दिवसीय जम्मू दौरे की शुरुआत की। पहले दिन राहुल गांधी के जम्मू एयरपोर्ट पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जम्मू से पहले राहुल गांधी सीधे कटरा गए और वहां से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए पैदल ही निकल गए। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उनके साथ दिखी। इस बीच मीडिया ने राहुल गांधी से बीजेपी को लेकर कुछ सवाल भी किए, लेकिन राहुल ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मैं माता के दर्शन करने आया हूँ। मैं बीजेपी की स्टेटमेंट पे रिएक्ट नहीं करता हूँ। मैं यहाँ कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देता। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल की यात्रा पर तंज कसा। देखिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कम से कम जो है वो अगर माता के दर्शन करने के साथ सद्बुद्धि आ जाए तो हमारी शुभकामनाएं। और पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट के उपचुनाव को लेकर टीएमसी और बीजेपी अपनी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में लगी है। 1 मिनट में पूरी खबर पर नजर। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। उपचुनावों में भवानीपुर की सीट को हॉट सीट माना जा रहा है। भवानीपुर सीट से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपना नामांकन भरेंगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अब तक इस सीट के लिए उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं किया है। गुरुवार को दिल्ली में नंदीग्राम से विधायक शुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि ये मुलाकात बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर थी। भवानीपुर के साथ ही 30 सितंबर को शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होगी। इन सीटों पर भी टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इसी साल हुए विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था, मगर वो हार गई थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्हें ये उपचुनाव जीतना ही होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.